नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11 की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। कक्षा 11 की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति हमने बचपन में बहुत से पत्थर फेंके हैं और पत्थरों को गिरते हुए भी देखा है। जब हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या क्षितिज से किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वह एक वक्राकार पथ पे चलता हुआ जमीन पे वापस आ जाता है। अब उस पथ पे उस वस्तु पर ऐसे क्या कौन कौन से बल लगते हैं, कैसे वो गति करता है, उसकी गति के समीकरण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रक्षेप्य गति होती क्या है। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से, अब दो प्रकार के तल होते हैं। क्षैतिज तल जिस पर हम घूमते फिरते हैं उसको क्षैतिज तल बोला जाता है, और ऊपर की तरफ ठीक क्षैतिज तल के लंबवत, यानी कि हम कार्तीय निर्देश तंत्र लें तो एक्स अक्ष जो हमारा है वो क्षैतिज तल है और ये ऊर्ध्वाधर तल है। अब क्षैतिज तल से किसी वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाता है तो वह वस्तु क्या करती है, एक वक्राकार पथ पे चलती हुई वापस जमीन पे आ जाती है, पृथ्वी पे आ जाती है। तो इस प्रकार यदि वस्तु गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एक बार और, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु वक्राकार पथ पर चलती हुई पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। वस्तु की इस प्रकार गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। वस्तु को क्षैतिज से जिस कोण पर फेंका जाता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण कोण कहते हैं। प्रक्षेपण कोण, ये जो थीटा है ये है प्रक्षेपण कोण। क्षैतिज के साथ जितने डिग्री के कोण पे हमने वस्तु को फेंका है वह कोण क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कोण कहलाता है। अब वस्तु यहां से शुरू हुई है, यहां से फेंका है हमने और यहां से यहां तक पहुंचने में, पृथ्वी पर यहां पहुंची है, तो जितने समय तक ये हवा में रही उसको हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। और वस्तु का एक्स अक्ष पर जितनी दूरी तय की उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहेंगे। रेंज जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज परास कहा जाता है इसको। इन सब के बारे में विस्तार से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य के पथ के समीकरण को समझने के लिए हमने वस्तु को फेंका इस दिशा में जो कि क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना रहा है। और इस वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। प्रारंभिक वेग u है और इस प्रारंभिक वेग u से इसको फेंका गया है। अब इस वेग u को हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं, एक लंबवत घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ux है तो हम लिख सकते हैं u cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा uy, u sin थीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमने इस वस्तु को u वेग से फेंका और इस u वेग को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, एक x अक्ष के अनुदिश और एक y अक्ष के अनुदिश। इसका जो x अक्ष पे घटक होगा ux वो होगा u cos थीटा और y दिशा में घटक होगा uy जिसको हम लिखेंगे u sin थीटा। इसके बाद हम बात करते हैं, इस गति करती हुई वस्तु पर दो प्रकार के बल आरोपित होते हैं। यदि
हम वायु के घर्षण को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यदि हम वायु के घर्षण को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इस गतिशील वस्तु पर दो प्रकार के बल आरोपित होते हैं। लेकिन प्रक्षेप्य गति की व्याख्या करने के लिए हम एक बार वायु के घर्षण को नगण्य मान रहे हैं। इस स्थिति में एक बल नगण्य हो जाएगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जब ये गति कर रहा है तो इस पे सिर्फ एक ही बल प्रभावी रहेगा, वो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल। और हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर लगता है, जो कि नीचे की तरफ लगेगा। तो हमने Ax जो है वायु का घर्षण है उसको हमने नगण्य मान लिया, इसलिए Ax जो है 0 रहेगा। x अक्ष के अनुदिश किसी प्रकार का बल वस्तु पर आरोपित नहीं होगा, जबकि y दिशा के अंदर, क्योंकि गति ऊपर, जो वस्तु है गति ऊपर की तरफ कर रही है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। गुरुत्वाकर्षण, अब x अक्ष के अनुदिश कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है, तो इसलिए x अक्ष के अनुदिश जो त्वरण है वो 0 रहेगा, जबकि गति के लंबवत दिशा में यानी कि क्षैतिज से लंबवत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए Ay की वैल्यू क्या आएगी, G आएगी। ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं 3, ये हम क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 4। एक बार फिर से समझें कि ये वस्तु जब गति कर रही है तो हम गति की व्याख्या करने के लिए ये कर रहे हैं कि जो घर्षण है वायु का उसको हम नगण्य मान रहे हैं। वायु का घर्षण नगण्य है तो इस पे सिर्फ एक ही बल आरोपित हो रहा है, वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण उस पर काम करेगा, तो a बाई डायरेक्शन में -g गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। ax दिशा में जो बल नहीं आरोपित हो रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब हम पथ के समीकरण की बात कर रहे हैं, तो पथ के समीकरण को समझने के लिए हम किसी समय t की बात करते हैं। मान लेते हैं किसी समय t पर कोई कण इस बिंदु पर पहुंच गया, और इस बिंदु को मान लेते हैं ये बिंदु है P, ये बिंदु है P, और इस P बिंदु के निर्देशांक x, y है। इस P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, x, y निर्देशांक है। तो हम x और y की स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं। वैसे वक्राकार पथ पर गति करते हुए कण के लिए किसी प्रकार की कोई समीकरण नहीं दी गई है। न्यूटन ने जो समीकरणें दी थी वो सरलरेखीय गति के लिए दी थी, वक्राकार पथ के लिए किसी प्रकार की कोई समीकरण नहीं दी गई है। हमने उन्हीं गति के समीकरणों को दो घटकों में वियोजित करके सरलरेखीय बना के इनका उपयोग करना है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास x हम ज्ञात करना चाहते हैं, x ज्ञात करेंगे तो हम वेग का x घटक लेंगे, और t समय में ये इस p बिंदु पर पहुंचा है, t इसके साथ लगेगा, प्लस 1/2 गति का दूसरा समीकरण है ये ax t²। ये गति के दूसरे समीकरण का हम उपयोग कर रहे हैं। अब ux हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से u cos थीटा है, ax हमारे पास समीकरण 3 से 0 है। तो समीकरण, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, और इसमें समीकरण 1 व समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 3 से मान रखने पर, ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर ux की जगह हम लिखेंगे u cos थीटा,
साथ में आएगा ये t, ये गुणा में है इसके, प्लस 1/2 ए एक्स का वैल्यू जो हमारे पास है 0 है और टी स्क्वायर। इसको हम फर्दर हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो ये जो वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और हमारे पास रहेगा x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान u cos थीटा इंटू टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशंस को याद रखना है हमेशा और इन्हीं इक्वेशंस के आधार पे हम आगे चलते जाएंगे, आगे की इक्वेशंस आती जाएंगे। तो ये तो था p बिंदु के निर्देशांक में x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यह हमारे पास इक्वेशन है गति की दूसरी समीकरण है और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 7। इस समीकरण 7 में समीकरण 7 में समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर समीकरण 2 और 4 नंबर आई थी। एक तो हमारे पास यू वाई के लिए आया था यू कोस थीटा यू साइन थीटा और दूसरी आई थी ए वाई के लिए ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे यू साइन थीटा, यू वाई की वैल्यू रखी है इंटू यहाँ पे टी प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू है माइनस जी टी स्क्वेयर। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। यह हमारी इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 8 है, 8 नंबर समीकरण है और इस समीकरण के अंदर इस समीकरण से t की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रखनी है। तो हम लिखेंगे समीकरण 6 से t का मान समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 6 से t का मान समीकरण कौन से में रखेंगे 8 में रखने पर समीकरण 8 में t का मान रखेंगे हम। तो देखो भाई हमारे पास समीकरण 6 थी x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी था, t की वैल्यू निकालनी है तो t इज इक्वल टू x अपॉन यू कोस थीटा आ जाएगा। ये t का मान है। इस t के मान को हमने इस समीकरण के अंदर रखना है तो ये अलग रहने दें। यहां से लिखें y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू रखनी हमने तो x बटे में यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी की वैल्यू जी की जगह जी और यहाँ पे t का मान रखना है तो हमारे पास है x अपॉन यू कोस थीटा और यहाँ पे t का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू
u sin थीटा, u से u कट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ जाएगा x बटे में, नीचे बच जाएगा cos थीटा, इधर रह जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा u cos स्क्वायर थीटा। इसको हम और मॉडिफाइड करते हैं, थोड़ा सा और रूप परिवर्तन करते हैं इसका, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 है। ये जो समीकरण नंबर 9 है, ये इस वक्राकार पथ का समीकरण, जिस पथ पर प्रक्षेप्य गति करता है उस पथ के समीकरण को ये व्यक्त करता है। और ये समीकरण y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि एक परवलय का समीकरण होता है, उस परवलय के समीकरण का अनुसरण करता है, यानी कि जो प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए परवलय प्रक्षेप्य जो होता है उसका पथ किस आकार का होता है, कौन सी आकृति का होता है, तो हम क्या बोलेंगे, परवलयाकार होता है। तो ये तो था प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से इसकी समीकरण प्राप्त करी है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक, हमारे पास टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। अब हम दूसरे की बात करेंगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, उड्डयन काल से मतलब होता है कि प्रक्षेपण को जब फेंका जाता है तब से लेके जब तक वो पृथ्वी पर वापस लौटता है, जितने तक समय तक वो हवा में रहता है, उसके हवा में रहने का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन का मतलब जमीन से अटैचमेंट उसका नहीं है, तब जो उसका समय लगा उस समय को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। ये उड्डयन काल हम ज्ञात करेंगे। दोनों में टॉपिक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, यह हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल के अंतर्गत, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल से मतलब है कि जब वस्तु को फेंका जाए तब से लेके जब तक वस्तु वापस लौटती है, उस दौरान जो समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो वस्तु के हवा में रहने का समय उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए हम गति के प्रथम समीकरण की बात करते हैं, और गति के प्रथम समीकरण किसके लिए, y x के लिए। y x के लिए गति का प्रथम समीकरण, और इस बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंचेगा तब इसका जो अंतिम वेग, दो प्रकार के वेग होंगे, अंतिम वेग vy बराबर प्रारंभिक वेग uy प्लस त्वरण ay इंटू समय t। मान लेते हैं कि ये वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है और ये कोई q पॉइंट है, इस पर ये t समय पर पहुंच जाती है। t समय पर
पहुंच जाती है और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, अंतिम वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, उसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है और वेग का सिर्फ ये घटक रह जाता है, vx घटक रह जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता जाता है। इधर से हम जाएंगे, चलते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे vy घटक हमारा कम होता जाएगा और vx घटक बढ़ता जाएगा। तो हमने समीकरण 1 2 3 4 से समीकरण 2 और 4 से इसमें मान रखने हैं। ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, पीछे हमारा 9 आया था, इक्वेशन नंबर ये 10 है। अब जब वह बिंदु Q पर पहुंचा तो Vy क्या हो गया, 0 हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, 0 हो गया। और हमें पता है कि Uy इज इक्वल टू U sin थीटा होता है, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा। और Ay हमने पिछली इक्वेशन नंबर 4 में लिखा था, Ay इक्वल्स टू -g था। इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 बराबर U sin थीटा माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी -g, है ना, और यहाँ पे t, इससे t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी U sin थीटा ओवर g। देखो कैसे आया है, इसको हमने इधर या इसको हम इधर ले गए तो gt इक्वल्स टू U sin थीटा आ गया, और t की वैल्यू निकालनी है तो g के गुणा में t था, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 11। ये हमारी समीकरण नंबर 11 है। अब ये जो समय है ये आधा समय है, मतलब यहां से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय है वो हमारा क्या लगा था, स्मॉल t लगा था। और उच्चतम बिंदु से वापस पृथ्वी तक पहुंचने में भी हमारा समय कितना लगता है, यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय था वो t था, और वापस यहां से यहां तक पहुंचने का समय भी t है। तो उड्डयन काल टोटल समय है, जब वस्तु हवा में थी तो वस्तु का या प्रक्षेप्य का उड्डयन काल होगा कैपिटल T बराबर 2 गुना स्मॉल t। इसका मान रख देते हैं t इज इक्वल टू 2 इंटू t का ये वैल्यू हमने दिया तो हमारे पास आ गया U sin थीटा बटे में g। इससे हमारे पास वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 2u sin थीटा ओवर g। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 12। ये जो समीकरण नंबर 12 है ये प्रक्षेप्य के उड्डयन काल को व्यक्त करता है। यदि हमें प्रारंभिक वेग पता है, जिस कोण पे फेंका गया है, प्रक्षेपण कोण हमें पता है, तो हम वस्तु का उड्डयन काल ज्ञात कर सकते हैं, इनकी वस्तु कितने समय तक हवा में रही है। तो ये समीकरण जो 12 है प्रक्षेप्य के उड्डयन काल को व्यक्त करती है। इसकी सहायता से हम वस्तु के उड्डयन काल को ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य की तो हम प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई करने जा रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई का मतलब है ये क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल से जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई मतलब उच्चतम बिंदु पर थी, वह ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। जब वस्तु का
ऊर्ध्वाधर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य हो गया, तब वस्तु क्षितिज से कितनी ऊंचाई पर थी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। जब प्रक्षेप्य के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो गया, तब वस्तु की क्षैतिज तल से ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। और अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए गति के द्वितीय समीकरण का हम उपयोग करेंगे। और गति का द्वितीय समीकरण हमारे लिए y अक्ष के अनुदिश, ऊंचाई किस तरफ है, y अक्ष के अनुदिश है, तो हम समीकरण हमारे पास आई थी y = इसके लिए हमने समीकरण निकाली थी, प्रक्षेप्य की गति का समीकरण हमने निकाला था, वो हमारा था पथ का समीकरण, क्या था, वो था u sin थीटा t माइनस 1/2 2 आएगा gt²। ये हमारा गति के पथ का समीकरण था, कण की गति का पथ का समीकरण, मतलब प्रक्षेप्य गति के पथ का समीकरण है, कण के पथ का समीकरण। तो ये हमारे समीकरण है। अब मान लेते हैं कि t समय के ऊपर, t समय जब हुआ था तब कण की जो स्थिति थी वो अधिकतम स्थिति थी, यानी कि y की जो वैल्यू थी वो h थी, y का जो मान था वो h था। इसको हम अधिकतम ऊंचाई लिखेंगे, h u sin थीटा। अब t की वैल्यू हमने इससे पहले जो इक्वेशन निकाली, इक्वेशन नंबर 11 से यहाँ t की वैल्यू रखनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्मॉल t वैल्यू टाइम लगता है। तो स्मॉल t का मान रखेंगे हमारे पास, स्मॉल t का मान हमारे पास था u sin थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। इसी से हमारे पास इक्वेशन आएगी h = ये भी u sin थीटा है, ये भी u sin थीटा है, दोनों का वर्ग हो जाएगा u² sin² थीटा अपॉन स्मॉल g माइनस, इसी प्रकार ये हो जाएगा u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये एक है और ये आधा है, एक में से आधा हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा आधा, और इस आधे को हम इस तरीके से लिखेंगे, h = u² sin² थीटा और g। ये हमारे अधिकतम ऊंचाई के लिए समीकरण होगा। इक्वेशन नंबर 13 नंबर समीकरण, प्रक्षेप्य पथ पर गति कर रहे कण की अधिकतम ऊंचाई के लिए ये समीकरण है, और समीकरण ये 13 इसको व्यक्त करती है। तो ये तो है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। अगर हमें समय पता है, प्रक्षेपण कोण पता है, अगर हमें प्रक्षेपण कोण ही पता है तो अभी हम ये पता लगा सकते हैं प्रारंभिक वेग और प्रक्षेपण कोण, ये दोनों ही चीजें अगर हमें पता है तो हम उस वस्तु का ये अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा अधिकतम ऊंचाई का टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट एंड फाइनल है, 4 नंबर, प्रक्षेप्य की क्षैतिज प्रकाश। प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रकाश, ये टॉपिक हमारा प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रकाश। प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रकाश का मतलब है, इस चित्र के अनुसार वस्तु ने
बिंदु से इस T बिंदु के बीच में x अक्ष पर जितनी दूरी तय करी है उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्षैतिज प्रास कहते हैं। यानी कि वस्तु ने क्षैतिज दिशा में या क्षैतिज तल में जितनी दूरी तय करी है वह दूरी अब हम करने जा रहे हैं प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रास। प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रास किसी वस्तु द्वारा या प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज तल में या एक्स अक्ष पर जो दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का प्रास कहते हैं। यानी कि इसने एक्स अक्ष पर कितनी दूरी कवर करी है, प्रक्षेप्य ने एक्स अक्ष पर कितनी दूरी तय करी है उस दूरी को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज प्रास। अब इस दूरी को हम ज्ञात करने के लिए पुराना सूत्र दूरी बराबर चाल गुणा समय का उपयोग करेंगे। अब दूरी को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं, रेंज है ये, क्षैतिज तल का प्रास कहते हैं, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रास कहा जाता है। चाल हमने यहाँ पे एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो एक्स अक्ष पर प्रारंभिक चाल कितनी थी, किंतु इस प्रक्षेप्य को टोटल कितना समय लगा जो हमारा था उड्डयन काल। तो r इज इक्वल टू यू एक्स, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी वो था u कोस थीटा, यू एक्स हमारा क्या था, x दिशा में यू कोस थीटा था, y दिशा में यू साइन थीटा था, और t का जो वैल्यू हमारे पास आया था उड्डयन काल जो हमारा आया था वो था 2u साइन थीटा अपॉन g। इसमें हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर को हम बाहर लिख देते हैं और बाकी चीज ऐसे लिख देते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। इसको हम इसमें हम फिर से मान रखते हैं, मान हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको चूंकि हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 14 है। ये समीकरण 14 प्रक्षेप्य की क्षैतिज प्रास को व्यक्त करता है। क्षैतिज प्रास हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं और इसके लिए स्पेशल कंडीशन है साइन 2 थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और साइन 2 थीटा 1 कहां पे होता है, साइन 90 पे होता है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा जिससे हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, जिससे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। यानी 2 थीटा 90 के बराबर है तो थीटा 45 के बराबर है। इससे वैल्यू ये निकलती है, मान ये मतलब ये निकलता है आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा 45 होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी। कब होगा ये, जब थीटा 45 डिग्री होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो यह अधिकतम दूरी तय करेगी। यदि किसी
वस्तु को क्षितिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी और अधिक दूरी तक जाके गिरेगी। पहला केस तो ये है कि वस्तु को अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होता है। और दूसरी बात, यदि थीटा और 90 माइनस थीटा, अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों से ही प्रास निकालना चाहें, आर निकालना चाहें, तो इन दोनों से निकले जो मान होंगे वो बराबर रहेंगे। हमारे पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास क्षैतिज प्रास है। अब सपोज कर लेते हैं थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास होगा 60 डिग्री। इन दोनों के मान हम निकाल के देखते हैं। when जब थीटा 30 डिग्री है तब की बात करें, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी। इसको हल करेंगे, r इज इक्वल टू, ये कब है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे, थीटा 30 था तब, इसकी वैल्यू आ जाएगी u साइन 60 डिग्री बटे में जी, और इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर ओवर जी इंटू अंडर रूट 3 बटे में 2, क्योंकि साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2। इससे हमारे पास आएगा u स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन जी। ये हमारा r 30 पे रेंज 30 डिग्री के कोण पे आ गई। इसी प्रकार हम 90 माइनस थीटा पे निकालना चाहें तो कैसे आएगा, ये देखो 90 माइनस थीटा पे हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू रहेगी 90 माइनस थीटा और r हम 60 लिख रहे हैं, u स्क्वायर साइन 100 2 इंटू 60 आ जाएगा ना, 120 हो जाएगा। इसी को हम जी लिखेंगे, ये जी है। आर जब 60 है तब की बात कर रहे हैं, आर जब 60 है तब की बात कर रहे हैं, तब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो u स्क्वायर साइन 120 डिग्री बटे में जी, r 60 इज इक्वल टू, इसको हम हल कर दें, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर साइन 90 प्लस 30 अपॉन जी। ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और वैल्यू आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन प्लस में रहता है, साइन है तो ये प्लस में आएगा, u स्क्वायर कोस 30 डिग्री और जी, और इसको फिर हल करेंगे तो u स्क्वायर और जी इंटू अंडर 3 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी से हमारे पास r 60 इज इक्वल टू u स्क्वायर अंडर 3 ओवर 2 जी आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि पूरक कोण हो तो जो प्रास है वो बराबर रहती है, यानी कि ये फेंकने की कोण अगर पूरक है, पहला अगर 30 है तो दूसरा 60 होना चाहिए, पहला अगर 45 है तो दूसरा भी 45 होना चाहिए। अगर ऐसा है तब रेंज दोनों ही बिंदुओं पर, दोनों ही स्थिति में रेंज क्या रहेगी, बराबर रहेगी। धन्यवाद।